हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, आज आप लोगों का यूपीएससी मुख्य परीक्षा का पेपर जीएस का स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट पेपर अब तक हो चुका है, जीएस फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर अभी चल रहा है। तो उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ जो चर्चा करने आया हूं वो चर्चा ये है कि इसमें चूंकि मैं इतिहास विषय पढ़ाता हूं, हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को पेपर दिखाया जाए और ये भी बताया जाए कि इतिहास में मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है वो कितना क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पेपर से मिलता है। क्या हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या हम उसी तरीके से कर रहे हैं, या मैं जो आप लोगों को गाइड कर रहा हूं क्या वो तरीका वही है या नहीं है। क्या क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गप्पबाजी कर रहे हो, मजे ले रहे हो या इंटरटेनमेंट कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई का कोई कंसेप्ट ही ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन पेपरों को दिखाऊं और आपको बताऊं कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के मिले हैं, कितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों के कराए हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आज के पेपर में जो जीएस का फर्स्ट पेपर हुआ है उसमें आप अच्छे से जानते हैं कि 3 सेगमेंट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज। ये 3 सेगमेंट उसमें फर्स्ट पेपर में रहते हैं और इसमें से हिस्ट्री के जो टोटल क्वेश्चन हैं वो आए हैं आपके 6, जिनमें से 3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं, 150 शब्द के, और 3 क्वेश्चन 15-15 नंबर के हैं, यानी कि 250 शब्द के, जो कि आपको लिखने होते हैं। इसी तरह के 2 पैटर्न में बना हुआ है। चलिए आज सबसे पहले मैं आज आपकी चर्चा करता हूं इस चीज को लेकर के कि भाई पहला क्वेश्चन आप लोग देखें तो ये देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए। हड़प्पा कालीन जो वास्तुकला है उसके विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए। वास्तुकला यानी कि स्थापत्य कला को लेकर के यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैं इसकी अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसलिए बिल्कुल दिमाग में इस बात को रखने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं अभी के पेपर डिस्कस करूं। पेपर तो डिस्कशन आपका अलग से होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर इसको देखेंगे तो आप लोगों को मैं एक चीज जो दिखाना चाहता हूं, जो मैंने आपको YT पर, यूट्यूब पर जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसको अगर आप देखेंगे तो आपके सामने है, ये रहा लेक्चर आपका, हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला, ये रहा। और इस लेक्चर को देखेंगे तो आप ये देखेंगे 16 अगस्त 2024 को मैंने ये टॉपिक आप लोगों को डिस्कस किया था यूट्यूब पर, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला को लेकर के, उसके नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, महास्नानागार, उसका कहा जाए कि गोदीबाड़ा, अन्नागार और अन्य जो व्यवस्था हैं, महास्नानागार वगैरह सारी चीजें, ये रही आपके पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जो मैंने यूट्यूब पर डेट वाइज मैं आपको बता रहा हूं कि ये रहा जो मैंने आपको डिस्कस किया, जो कंसेप्ट आपको मैंने बताया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो इसके बाद आ जाइए अकबर के धार्मिक समन्वयता को लेकर के। अकबर की धार्मिक समन्वयता यानी कि सुलह कुल की नीति, किस तरीके से उसकी सुलह कुल की नीति का विकास हुआ, उसके क्या पहलू थे, किन पहलुओं का किस तरीके से उसका विकास हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें अगर इसको भी देखेंगे तो आपको मैं दूसरा एक और भी चीज आपको दिखा देना चाह रहा हूं, उसको भी आप देख सकते हैं। ये रहा मध्यकालीन भारत की इतिहास की मैंने जो क्लास ली थी जिसमें अकबर की धार्मिक नीति का पूरा विकास क्रम कैसे कैसे हुआ है और इसकी पूरा विश्लेषण किया। आप जाकर के इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं और ये वीडियो मैंने आप लोगों को देखेंगे तो इसको मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था, इसको पूरा मैंने चर्चा की हुई थी। ये रही आपकी, ये रहा 2 साल के लगभग आपका देखेंगे तो आराम से इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। ये रहा कुल मिलाकर के, ये आपके सामने है, ये रहा। और ऐसा नहीं कि आपने देखा नहीं है, अगर आप लोगों ने देखी होगी मध्यकालीन भारत की श्रृंखला जो है, ये मैंने वीडियो आपका जो लिया हुआ था 13 जून 2023 को, ये मैंने आपको लेक्चर लिया हुआ था 13 जून 2023 को, और सेम वही क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आपसे पूछा गया। ये तो देखिए मैं आपको केवल यूट्यूब पर आपको बता रहा हूं, अगर पेड बैच में होते तो पेड बैच में तो हर हम और भी गहराई से चीजें हम बताते ही भी हैं और सारी चीजें करते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब पर हम लोग नहीं पढ़ाते। हमारा उद्देश्य होता है कि जो छात्र यूट्यूब पर देखते हैं वो भी ढंग से पढ़ें, खाली
टाइम पास ना करें। और मेरा उद्देश्य तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो कि मैं YouTube पर भी पढ़ाना ही पसंद करता हूं, और ये आप मॉडर्न इंडिया की जो लगातार सीरीज देख रहे हो उसको भी आप जानते होगे कितनी गहराई से मैं मॉडर्न इंडिया की अभी क्लासेस मैंने कराई हैं। और इसको अलावा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों के जीवन की व्यापकता लचकदार ओज से भर दिया था। यानी कि चंदेल शासकों के समय में जब नागर मंदिर शैली बनाई गई तो उसके बाहर मूर्तिकला और से उसको सुसज्जित किया गया था। यानी कि इतनी बेहतरीन मूर्तिकला, मूर्ति यानी कि मंदिर के अंदर भगवान की जो मूर्ति रखी है वो नहीं, बल्कि पूरे मंदिर को सुसज्जित करने के लिए उन्होंने जो मूर्तिकला के विभिन्न रूप जो भरे हैं, जो कि विज्ञान का, तकनीक का, अध्यात्म का और आपके कामुकता का यानी कि भौतिकता का, सारी चीजों को उसमें शामिल किया। उसको भी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिएगा नागर मंदिर स्थापत्य कला। और साथ के साथ मैंने आपको एक चीज और बता दूं, ये जो मैंने आपको लिया है ये 26 अगस्त 2024 का क्लास है, 26 अगस्त 2024 की। और उसके अलावा 21 जून 2024 की एक क्लास और भी थी जिसमें मैंने राजपूतों के इतिहास के क्रम में कौन कौन से मंदिर कैसे कैसे बनाए और उनकी विशेषताएं क्या हैं। यानी कि इसके ऊपर बाहर जो मंदिरों का पूरा जो मूर्तिकला सुसज्जित किया गया उसका आध्यात्मिक दर्शन भी मैंने आपको डिस्कस किया है। क्लास जाकर के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कहते ना हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो मैं तो कहता हूं जाकर के देखिए। तो पहले 3 क्वेश्चन तीनों यूट्यूब से आपके सामने है, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद आएंगे तो मैं चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे तो हिस्ट्री का है, क्वेश्चन नंबर 11। महात्मा ज्योतिराव फुले के समाज सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है। पेड क्लास में तो हम देखिए मॉडर्न इंडिया में पढ़ाते ही हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है, चाहे ऑप्शनल में पढ़ाता हूं या जीएस में पढ़ाता हूं, वो तो अलग है ही है। अगर इसको भी देखेंगे तो ज्योतिबा फुले को लेकर के तो मैं आपको ये दिखाना पसंद करूंगा कि ये देखेंगे आपका निम्न जाति आंदोलन में सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को स्थापना ज्योतिबा फुले और उनका मुख्य उद्देश्य, उनकी विचारधारा और उनका प्रभाव मैंने पूरा आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया केवल वाईटी पर। पूरा का पूरा कैसे उन्होंने पूरे समाज को बदलने का प्रयास किया, किस तरीके से प्रयास किया, ये रहा आपका 30 जून 2025। ये आपकी क्लास है, 1 महीने पहले ही 30 जून 2025 की आपकी क्लास है। और मॉडर्न इंडिया की सीरीज आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखी है तो देख सकते हैं आप आराम से। लेकिन मॉडर्न इंडिया अभी खत्म हुआ नहीं है, इसलिए एक क्वेश्चन अभी आपका बचा हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस का। ध्यान रखिएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस का एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मैंने अभी मॉडर्न इंडिया इंडिपेंडेंस तक हम पहुंच गए हैं, 1946 तक हम पहुंच चुके हैं। अभी हमें उसको यूट्यूब पर करना है। पेड क्लास में तो मैं 10वीं बार करा चुका हूं, पेड क्लास में ऑलरेडी मैं इसको 10वीं बार करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो राजतंत्र यानी कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय में आजादी के प्रारंभिक काल में यानी कि जब देश आजाद हुआ उसके तुरंत बाद भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। तो यानी कि आजादी के तुरंत बाद भारत ने राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में और वैदेशिक नीति के संबंध में अपनी क्या नीतियां बनाई, कैसे नीतियां बनाई, किस प्रकार से उन सारी चीजों को देखा। इसको देखोगे तो मैं ऑलरेडी इसको पेड क्लास में कराया है, यूट्यूब पर मैंने अभी नहीं कराया है कि मैं जबरदस्ती बोलूं कि यार मैंने यूट्यूब पर करा दिया है, क्योंकि वो टॉपिक आया ही नहीं है। तो 46 तक तो मैंने करा दिया, उसके बाद मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। खैर, अब इसको भी देखोगे तो आपके सामने ये रहा आपका कंसेप्ट, ये रहा, ये पेड क्लास का आप देखेंगे तो ये रहा आपका पेड क्लास का कंसेप्ट है। स्वतंत्रता के बाद भारत की समस्याएं ये रही, तात्कालिक समस्याएं, मध्यकालिक समस्याएं, दीर्घकालिक समस्याएं और फिर उनका समाधान कैसे कैसे, चाहे सांप्रदायिक शरणार्थियों पुनर्वास, सीमा निर्धारण, सैन्य आर्थिक विकास, रियासतों का एकीकरण, संविधान का निर्माण, ये राजनीतिक है। देखेंगे तो ये क्या है, राजनीतिक है। उसके अलावा दीर्घकालिक है, वैदेशिक नीति, आर्थिक विकास, सामाजिक और जन कल्याण के कार्य जिनमें शिक्षा है, भाषा है, ठीक है ना, जिन निम्न जातियों के लिए संरक्षण के उपाय हैं, आर्थिक विकास में कृषि विकास व्यवस्था, सारी चीजें हैं। विदेश नीति पूरा का पूरा कंसेप्ट है। पेड क्लास में जिन लोगों ने मेरी क्लास की है वो जानते हैं कि मैंने कितने डिटेल में इन सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है। ये रहा आपके सामने है पेड क्लास का पूरा एक्सेस, आपको सामने मैं दिखा रहा हूं इसको।
सेम वही क्वेश्चन, कुछ और नहीं पूछा है। मैंने तो इतना डिटेल में पढ़ा है, उनमें से 4 चीजें पूछी हैं आपसे, 4 चीजें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखेंगे तो एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है। 2.5 शब्दों में ये रही। समकालीन विश्व यानी कि वर्तमान विश्व और उस समय के विश्व के लिए भी फ्रांसीसी क्रांति की क्या प्रासंगिकता है, यानी कि रिलीवेंसी क्या है, यानी कि उसकी देन क्या है, उसका प्रभाव क्या है, इसको देखेंगे। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा जो मैंने आपको क्लास कराई है, ये रही सामने पेड क्लास में, आधुनिक विश्व का इतिहास। और सेम वही टॉपिक है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति जितने विस्तृत रूप में हुई उतना ही अधिक उसने अपना प्रभाव वैश्विक स्तर पर दर्शाया था। और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने। और ये ध्यान रखना, ये ऑप्शनल मैंने नहीं पढ़ा है, ये तो जीएस में है। अभी आप देखना, ये आप समझ सकते हो कि आपके 6 क्वेश्चन 6 के 6 मेरी क्लास से, यानी कि 100% क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, 100% रिजल्ट, 100% रेशियो। अब आप देख लीजिएगा, अगर यही कंसेप्ट रहा तो मैं आपको इसीलिए बोलता हूं कि मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। और स्टडी आईक्यू को मेरी गाइडेंस में ज्वाइन करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और एम के लाइव कोड के माध्यम से हमारे जो 2026, 2027, 2028 के बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जीएस के लिए भी। और साथ के साथ एक चीज और भी कर सकते हो कि इतिहास वैकल्पिक विषय अगर लेते हो तो ये तो फिर लॉलीपॉप हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि इतिहास वैकल्पिक विषय लेंगे तो 300+ नंबर में आसानी से दिलवा दूंगा आपको। हिस्ट्री ऑप्शनल मेरे साथ रहिए, 300+ नंबर ना आए तो कहना, बस जितना कह रहा हूं उतना करते जाइए। दैट्स इट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप समझ सकते हो। तो ये आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये रहे, 6 के 6 क्वेश्चन और ये रहे। इसकी विस्तृत विश्लेषण आपको अलग क्लास में मैं कर ही रहा हूं, डिटेल्ड एनालिसिस, इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से, वो एक अलग क्लास है। ये मैंने केवल आप लोगों को बताने के लिए किया कि एक भी क्वेश्चन आपकी क्लास से बाहर नहीं, मेरी रेंज से बाहर नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा, कोड MK लाइव जरूर लगाइएगा। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, ऑप्शनल या जीएस के बैच को ज्वाइन करने के लिए फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करिए और मेरे साथ मेरी गाइडेंस में सफलता के लिए आगे बढ़िए। जब यूपीएससी क्वेश्चन को सीधा सीधा आपको मैं पढ़ा सकता हूं तो पेपर बचा क्या है यार, क्या बचा है? चलिए चर्चा करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।